हम आज इसके बारे में बात करेंगे सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं। जैसे हमारा लेंस का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, दर्पण का टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हमने प्रिज्म पढ़ा था, प्रिज्म के बारे में भी हम देख चुके हैं, डिटेल से पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर तक प्रिज्म भी कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में हम कुछ परिक्षेपण की कुछ घटनाएं हैं वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम परिक्षेपण, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था परिक्षेपण क्षमता, तो उसके बारे में सूर्य के प्रकाश जो कि श्वेत प्रकाश होता है, और श्वेत प्रकाश ही अपने संघटक वर्णों या रंगों में विभाजित होता है। इसके कारण यहाँ पे कौन सी घटना होगी, परिक्षेपण की घटना होती है। तो उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है रेनबो, इंद्रधनुष का बनना। हम देखते हैं कि जनरली डेली लाइफ में जब बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, तो बारिश हो जाने के बाद जब वायुमंडल में कुछ नमी रहती है, बारिश की कुछ बूंदें रहती है, तो उस टाइम देखना सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। और हम बड़े चाव से देखते हैं उसको कि इंद्रधनुष बन रहा है, और उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं। वो इस तरीके से एक वर्त का एक चाप होता है, कटा हुआ वर्त के रूप में दिखाई देता है। तो वो इंद्रधनुष की फॉर्मेशन कब बनती है, बारिश होने के बाद जब जल की बूंदें रहती है वायुमंडल में, तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर आपतित होने से वहां पर प्रकाश का क्या होता है, विक्षेपण होता है, परिक्षेपण, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश अपने संघटक रंगों में विभाजित हो जाता है और वो एक फॉर्मेशन बनाता है इंद्रधनुष का, वो हमें दिखाई देता है। वो बहुत ही अच्छा लगता है, पहाड़ी इलाके में सबसे ज्यादा बनता है। जब इंद्रधनुष पहाड़ों पे बनता है तो देखने में भी मजा आता है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, इंद्रधनुष बनता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि बारिश होने के बाद जो वर्षा की बूंदें होती है वायुमंडल में, नमी होती है, उनके द्वारा क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो इन सभी का संयुक्त प्रभाव के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो यहाँ पे बात करते हैं इंद्रधनुष की। जैसे वायुमंडल में जल की बूंद मान लेते हैं, सपोज करो ये एक जल की बूंद है गोलाकार, इस बूंद पर सूर्य का आने वाला प्रकाश आपतित हो रहा है। यहां से सूर्य का आने वाला श्वेत प्रकाश इस तरीके से आ रहा है, श्वेत प्रकाश आ रहा है। जैसे ये इस बूंद पर आपतित होगा तो देखो ये जल की बूंद है और ये वायु है। तो वायु और जल में, वायु तो बन गई विरल माध्यम और जल हो गया सघन माध्यम। तो जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। तो अभिलंब की ओर झुकते हुए जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा सघन माध्यम में, तो ये इससे सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश, अगर ये प्रकाश किरण होती तब तो नहीं होता, तब तो अपवर्तन नहीं होता, लेकिन ये है श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश अपवर्तन के पश्चात कितने भागों में बढ़ जाएगा, 7 संघटक रंगों में विभाजित हो जाएगा, जिनमें सबसे ज्यादा विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, वायलेट कलर का, और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर हम अधिकतम और न्यूनतम विचलन को ही लेंगे। तो ये 7 रंगों में विभाजित होगा। तो एक रंग है वो इस तरीके से चला जाएगा और एक है वो इसके नीचे से चला जाएगा। तो ऊपर वाला रंग जिसका कम विचलन हो रहा है वो कौन सा होगा, रेड, और नीचे वाला रंग कौन सा होगा, वायलेट होगा, क्योंकि जिसका विचलन क्या हो रहा है, ज्यादा। इसका मतलब जल की बूंद में प्रवेश करते ही अपवर्तन की घटना हुई, और ये प्रकाश जब जल की सतह के दूसरे पृष्ठ पर जाकर टकराएगा तो वहां पर इसका जो आपतन कोण है वो जल के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। जैसे जल के लिए मैंने आपको क्रांतिक कोण बताया था जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाया था उस टाइम, तो आप वो क्रांतिक कोण देख सकते हैं। आई बटन में जाना, वहां पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और सीधे वीडियो पे पहुंचोगे, वहां पर आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को एक बार फिर से पढ़िए। तो यहाँ पर जल के लिए मैंने आपको क्रांतिक कोण बताया था 41.14 डिग्री होता है जल के लिए। तो ये इस तरीके से 40, ये कांच के लिए होता है, और 48 डिग्री समथिंग होता है जल के लिए, ऐसे बताया था। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, और क्रांतिक कोण से ज्यादा होने पर 48 डिग्री से ज्यादा हो जाने के बाद क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो ये प्रकाश किरण पुनः परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित होने पर लाल रंग की किरण है वो इस तरीके से परावर्तित हो जाती है, और बैंगनी रंग की किरण, यहाँ पर आपतन कोण का मान कम होता है, तो इस तरीके से परावर्तित हो जाती है। ये होता है वायलेट और ये होता है रेड। फिर ये यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बाद पुनः इस माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों प्रकाश किरणें निकल जाएंगी। तो यहाँ पर ये वायलेट रंग होता है और ये लाल रंग हो जाता है। ये निर्गत किरणें होगी, ये आपतित किरणें होगी। तो ये निर्गत किरण होगी और आपतित किरण। तो इस प्रकार आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य कुछ कोण बनता है, और वही कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो बैंगनी रंग के मध्य
बदले तो बन जाता है 40 डिग्री का विचलन आ जाता है, और जो लाल रंग के लिए जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का आता है, 42 डिग्री 42 डिग्री का विचलन होता है। तो इस प्रकार इंद्रधनुष बनने पर इंद्रधनुष के दोनों रंगों में जो अधिकतम और न्यूनतम विचलन वाले रंग है उनमें जो कोणीय विक्षेपण आएगा वो कितने डिग्री का आता है। तो कोणीय विक्षेपण मैंने कैसे बताया था आपको कि अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस करो, तो 42 में से 40 को माइनस करेंगे, कितने डिग्री का कोणीय विक्षेपण आएगा यहाँ पर, 2 डिग्री का। तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनने पर 2 डिग्री का कोणीय विक्षेपण आ जाता है। इस तरीके से ये इसमें अपवर्तन की घटना होती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो ये बना हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष। तो ध्यान देना गाइस, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये घटना हो रही है, कौन सी है, अपवर्तन की घटना। इन पॉइंट्स पर कौन सी घटना हो रही है, अपवर्तन की घटना। तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनने पर 2 बार तो क्या हो रहा है, अपवर्तन, 2 बार तो अपवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर इन पॉइंट पर क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर एक बार क्या हो रहा है, एक बार हो रहा है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन लेवल के लिए भी, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनने पर 2 बार अपवर्तन की घटना होती है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में जो कोणीय विक्षेपण आता है वो कितने डिग्री का आता है, दर्शन कोण भी बोल सकते हैं इसको। प्रेक्षक की आंखों पर अधिकतम और न्यूनतम रंग दिखने के मध्य का जो अंतर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 2 डिग्री का, इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष में। ये इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष तो बनता है, उसके साथ साथ जल की बहुत सारी बूंदें होती है। जैसे प्राथमिक ये जल की बूंद है, इसके ऊपर एक और बूंद है नमी के कारण, तो इस बूंद से प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा और इससे जो परावर्तित किरण है वो दूसरी बूंद पर जब जाएंगी तो वहां से पुनः द्वितीयक इंद्रधनुष बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक इंद्रधनुष के साथ साथ द्वितीयक इंद्रधनुष भी बनता है। और जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता होती है, चमकने की तीव्रता, वो द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। अर्थात प्राथमिक चमकीला होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष से थोड़ा सा कम चमकीला होता है, ये घटना होती है। तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष बनने की घटना थी, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम बात करें कि द्वितीयक इंद्रधनुष में कैसे बनेगा। जैसे जल की बूंदें ले, कुछ मान लो ये जल की बूंद है, यहां पर भी एक जल की बूंद है, इसके जस्ट ऊपर ले लेते हैं, 2 जल की बूंदें ले ली हमने। अब यहां पर मान लो कि एक प्रकाश है वो इस तरीके से इस जल की बूंद पर आ रहा है। इस बूंद को एक नाम दे देते हैं कि ये P1 बूंद है और ये कौन सी बूंद है, P2। यहां पर एक प्रकाश आपतित हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है, ये मतलब सूर्य का आने वाला प्रकाश समांतर आपतित हो रहा है और इस प्रकाश किरण पर भी ये इस तरीके से इस बूंद पर भी ये श्वेत प्रकाश इस तरह से आपतित हो रहा है। तो पहले प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए क्या होगा, वही घटना, पहले परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना होगी यहाँ पर। तो अपवर्तन में ये 2 संघटक रंगों में विभाजित हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से पुनः पूर्णांतरिक परावर्तन होकर ऐसे जाएगा, इसमें भी ये घटना होगी ऐसे और इस तरीके से। ये मान लो यहाँ पर प्रेक्षक की स्थिति है, यहाँ पर प्रेक्षक है, तो ये अपवर्तित होकर ये जो रंग है वो इस तरीके से यहाँ पर पहुंच रहा है। कौन सा रंग है, ये मान लेते हैं वॉयलेट कलर होगा। कौन सा रंग होगा, वॉयलेट रंग होगा। इस तरीके से प्रेक्षक तक पहुंच रहा है वॉयलेट रंग। वॉयलेट रंग के बाद में हम मानते हैं कि जो बैंगनी रंग होता है उसका विचलन क्या होता है, ज्यादा होता है। लाल रंग का विचलन क्या होता है, कम। तो लाल रंग इसके ऊपर से आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका विचलन कम होगा, ये वाला रेड होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखें तो इसमें यहाँ पर ये वॉयलेट रंग पहुंच रहा है और प्राथमिक इंद्रधनुष से ये भी, इसका भी अगर वहां पे प्रेक्षक खड़ा है तो प्रेक्षक के साथ में ये जा रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर ये वाला कौन सा कलर है, रेड कलर है, और रेड कलर का विचलन कम होता है और बैंगनी का ज्यादा। तो बैंगनी क्या है इसके नीचे, तो बैंगनी रंग ऐसे मान लेते हैं, ये वॉयलेट रंग, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। तो ये वाला वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर के लिए कितने डिग्री का कोण बनता है, वॉयलेट कलर के लिए 40 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, ये रहा। और रेड कलर के लिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 42 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर ये बन रहा है 42 डिग्री का कोण। इस तरीके से ये प्राथमिक इंद्रधनुष यहाँ पर प्रेक्षक। इन लाइनों को आप सीधा कर लेना स्केल से, मैं नोट्स में जब प्रोवाइड करूंगा अच्छे से दे दूंगा, तो ये इस तरीके से सीधा जाएगा। ये प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर 2 डिग्री का कोणीय विचलन आता है, कोणीय विक्षेपण आता है, ये मैंने बता दिया। फिर इसके बाद में इसके ऊपर भी कुछ जल की बूंदें होती हैं, जैसे यहाँ पर कुछ जल की बूंदें और एक जल की बूंदें यहाँ पर, ये P3 और P4 जल की बूंदें।
अब यहां पर तो देखो ये त्रिस्तरीय घटना होती है, त्रिस्तरीय मतलब 3 बार, जिसमें एक बार अपवर्तन, फिर पूर्णांतरिक परावर्तन और फिर अपवर्तन, 3 घटनाएं होती है ना, तो त्रिस्तरीय घटना है प्राथमिक इंद्रधनुष बनने की घटना। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष बनने की घटना होती है वो 4 चरणों में होती है, 4 स्तरीय होती है। जैसे यहां पर मान लो एक प्रकाश किरण किस तरीके से आ रही है, श्वेत प्रकाश सूर्य से आने वाला, ये सीधा आ रहा है, यहां से श्वेत प्रकाश आएगा तो यहां पर अपवर्तन की घटना होगी, इस तरीके से जाएगा, फिर यहां पे पूर्णांतरिक परावर्तन ऐसे जाएगा, फिर यहां पे पूर्णांतरिक परावर्तन ऐसे जाएगा। इस स्थिति में जब द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा तो इस कंडीशन में वो जो प्रकाश की तीव्रता तो कम हो जाती है, परंतु यहां पर ये 4 स्तरीय घटना होती है। यहां पर अंदर ही अंदर 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, जबकि अपवर्तन कितनी बार होता है, 2 बार। फिर ये यहां से पुनः अपवर्तित होकर ये प्रकाश किरण कहां पर पहुंचती है, दर्शक की आंखों पर यहां पर पहुंचती है। कौन सा रंग पहुंचता है, ये रेड कलर, ये लाल रंग मान लेते हैं। इसके ऊपर जस्ट यहां पे देखते हैं तो यहां से वायलेट कलर, वही घटना, एक बार यहां पे, फिर एक बार यहां पे, फिर एक बार यहां पे, और फिर अपवर्तित होकर ये यहां तक पहुंचती है। तो ये कौन सा रंग पहुंचता है, ये वायलेट रंग पहुंचता है। ये वाला रेड है, वो वाला वायलेट है। तो जो अब रेड कलर का विचलन कम होता है तो वायलेट का ज्यादा होगा, तो इसके नीचे यहां पर वायलेट कलर निकल जाएगा, और यहां पर ये वायलेट है तो इसके ऊपर ये रेड कलर आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये जब द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है यहां पर P3 और P4 में, तो कितनी स्तरीय घटना होती है, 4 स्तरीय घटना होती है, 4 में। और जब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है यहां पर ये प्राथमिक इंद्रधनुष रहेगा, और ये वाला होगा वो कौन सा बनेगा, द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। तो इस घटना ये 4 स्तरीय होगी, और प्राथमिक इंद्रधनुष की त्रिस्तरीय होगी। क्लियर है? अब यहां पर देखो, जब ये द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा तो लाल रंग का जो विचलन कोण बनेगा यहां पर, वो कितने डिग्री का विचलन आएगा, लाल रंग के लिए आएगा 50 डिग्री का, 50 डिग्री का विचलन आएगा। और जो बैंगनी कलर होगा इस साइड से ये ऐसे, इसके लिए होगा 53 डिग्री का। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा एक बात कि जब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो उस कंडीशन में जो दर्शन कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, अधिकतम और न्यूनतम विचलन में 2 डिग्री का। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष जो P3 और P4 गुण से होता है, उस कंडीशन में एक के लिए 50 डिग्री आता है, लाल रंग के लिए विचलन कोण, और बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण क्या आता है, 53 डिग्री। तो इस द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग के लिए तो आ जाता है 50 डिग्री, और बैंगनी रंग के लिए होता है वो 53 डिग्री होता है। और ये घटना 4 स्तरीय होती है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच का जो दर्शन कोण का अंतर होता है वो कितने डिग्री का अंतर होता है, 3 डिग्री का दर्शन कोण होता है। कोणीय विक्षेपण या कोणीय विचलन बोल सकते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष में। 4 स्तरीय घटना में क्या होता है, 2 बार तो होता है अपवर्तन, और 2 बार ही क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये वाली घटना होती है द्वितीयक इंद्रधनुष में। तो ये इस तरीके से प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दोनों को बना सकते हैं। ये घटना इसी तरीके से होती है बारिश की बूंदों से, क्योंकि वायुमंडल में एक बूंद तो होती नहीं है, नमी होगी तो एक के ऊपर एक बूंदें होंगी, तो उनसे क्या होगा, प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, वो अपने संघटक रंगों में टूटता है। तो इस तरीके से इनका कोणीय विचलन आता है और इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एक बात, जब श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में टूटता है तो हम अधिकतम और न्यूनतम विचलन के कोण निकाले तो बीच वाले रंग आ गए। तो बीच वाले रंगों के लिए लाल और बैंगनी के बीच में होते हैं, तो इसके लिए उनके लिए जो विचलन कोण का मान होता है वो 40 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में होता है। कौन से इंद्रधनुष में, प्राथमिक में। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 50 डिग्री और 53 डिग्री के बीच में होता है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम होता है वो लाल रंग से बैंगनी की तरफ जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, जब हम बात करें प्राथमिक इंद्रधनुष की, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम होता है वो लाल से किसकी तरफ जाता है, बैंगनी की तरफ। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सबसे ऊपर ऊपरी किनारे पर जो रंग होता है, जैसे इंद्रधनुष अर्धवृत्ताकार फॉर्म में ऐसे बन रहा है ना, तो हमें 7 रंग दिखाई देते हैं इस तरीके से। तो जो ऊपर वाला रंग होता है वो तो होता है लाल, और जो आंतरिक भाग का रंग होता है वो कौन सा होता है, बैंगनी। कौन से इंद्रधनुष की बात हो रही है, प्राथमिक इंद्रधनुष की। जबकि यही परावर्तित किरणें, यहां से देखो, यही जो परावर्तित किरणें होंगी वही
अपवर्तित किरणें, कोणांतरिक परावर्तन के पश्चात अपवर्तन होगा और अपवर्तित किरणें होंगी वो पुनः जल की बूंदों पर पहुंचती है। तो पुनः अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना से क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में जो ऊपरी रंग होता है वो कौन सा रंग होता है, ऊपरी रंग बैंगनी हो जाता है और नीचे वाला रंग कौन सा बनता है, लाल हो जाता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें, द्वितीयक इंद्रधनुष, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में इस तरीके से बनेगा, नीचे वाला रंग तो लाल हो जाता है, आंतरिक भाग का ऊपर वाला रंग क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको जो समझाया है वो इंद्रधनुष बनने की फॉर्मेशन है और उसमें कुछ अंतर भी है। तो यहाँ पर अंतर की बात करें, जैसे क्वेश्चन याद है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में कोई 5 अंतर लिखिए, कैसे लिख सकते हैं। तो 5 अंतर लिखने के लिए हम पहला अंतर क्या बताएंगे, पहला अंतर ये बताएंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो बनने वाला दर्शन कोण होता है वो कितने डिग्री का बनता है, 2 डिग्री का कोणीय विक्षेपण भी बोल सकते हैं। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में कितने डिग्री का कोणीय विक्षेपण आता है, 3 डिग्री का कोणीय विक्षेपण आता है। दूसरी बात, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो जल की बूंदों द्वारा बनता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है और प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है। पहले नीचे प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, ऊपर द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। तो ये भी हम अंतर में ले सकते हैं। तीसरे अंतर की बात करें तो प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में अधिक चमकीला होता है, उसकी तीव्रता अधिक होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष की तीव्रता कम होती है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, तो फोर्थ पॉइंट यहां से ले सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो ऊपरी हिस्से का ऊपरी जो किनारा है वो लाल रंग का होता है, जबकि नीचे वाला आंतरिक किनारा बैंगनी रंग का होता है। और बात करें द्वितीयक इंद्रधनुष की तो जस्ट उल्टा, द्वितीयक इंद्रधनुष का बाहरी किनारा बैंगनी रंग का होता है, जबकि आंतरिक किनारा कौन से रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इस तरीके से आता है। अब अगला पॉइंट देखें, तो अगले पॉइंट में प्राथमिक इंद्रधनुष में जो लाल रंग का झुकाव कोण होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यहां पर रेड कलर का 42 डिग्री होता है, जबकि वॉयलेट कलर का कितना होता है, 40 डिग्री। इसका जस्ट उल्टा लें तो इसमें लाल रंग का कम होता है और बैंगनी रंग का ज्यादा होता है, 50 डिग्री और 53 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम इंद्रधनुष का निर्माण देख सकते हैं किस तरीके से होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरीके से हम इंद्रधनुष में ये छोटे छोटे एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। दोनों इंद्रधनुष की फॉर्मेशन बता दी मैंने, ये तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सूर्य के प्रकाश से प्राकृतिक घटनाओं में पहली थी रेनबो। अब नेक्स्ट घटना हम पढ़ेंगे वो देखते हैं, इसके बाद में जस्ट आएगी। इसमें एक बात और बताता हूं मैं आपको कि जब भी इंद्रधनुष बनती है तो ध्यान रखना, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहली बात तो जब बारिश का मौसम होना चाहिए, बारिश हो जानी चाहिए। बारिश के बाद सूर्य एकदम से मौसम साफ हो जाए और सूर्य अच्छे तरीके से अपना प्रकाश बिखेरने लगे, तो वो कंडीशन होगी। उस कंडीशन में हमें इंद्रधनुष दिखाई देती है। फिर एक मेजर और मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर जो कि क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में तो पूछते हैं, बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनने पर 2 बार अपवर्तन होता है, जबकि 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। परंतु द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये इंद्रधनुष की फॉर्मेशन। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमें बादल हैं वो नीले क्यों दिखाई देते हैं, आकाश होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलाव होना। तो स्कैटरिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रकीर्णन पढ़ने, जैसे बादलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है। अब खुरदरा पृष्ठ क्या हो सकता है, खुरदरा पृष्ठ माने वायुमंडल से अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो खुरदरा पृष्ठ बादल, जैसे वायुमंडल में बादल बने हुए तो बादल इस आकार के होते हैं, और बादल होते हैं वो धूल का एक गुबार होता है। छोटे छोटे धूल के कण मिलकर एक बादल का निर्माण करते हैं। या फिर ऊपर जाते हैं तो ऊपर बहुत सारे जैसे कार्बन इमिशन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, बहुत सारी गैसें, तो उन गैसों के जो अणु हैं वो अणुओं के छोटे छोटे कण भी ऊपर विद्यमान है, वो भी एक खुरदरा पृष्ठ ही बनेगा। तो ऊपर जब हम बात करते हैं आकाश की, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन श्वेत प्रकाश वाले की बात कर रहे हैं,
तो किसी खुरदरे पृष्ठ पर जब आपतित होता है, तो खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होने पर मैंने आपको एक घटना बताई थी परावर्तन में, विसरित परावर्तन। खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होगा और खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होने के पश्चात वो एक निश्चित दिशा में न जाकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परिकिरण कहलाती है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न धूल के कणों, आयनों या खुरदरे पृष्ठ से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, तो इस घटना को ही प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। और प्रकाश के परिकिरण के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था रेले ने बताया था। रेले की अगर इंग्लिश में लिखें तो ये होता है रेले, ठीक है। रेले ने प्रकाश के परिकिरण के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट ये था कि कोई भी प्रकाश सूर्य से आने वाला है वो परिकिरणित होगा, तो उस प्रकाश के परिकिरण की मात्रा को हम तीव्रता भी बोल सकते हैं। क्या बोला रेले ने कि किसी भी श्वेत प्रकाश के परिकिरण की मात्रा या फिर तीव्रता, वो इंटेंसिटी आई से डिनोट करते हैं, वो आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है इंटेंसिटी, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता या मात्रा। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ये इस तरीके से ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रेले ने दिया था और यही प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता के बारे में बताया था। अब ये स्टेटमेंट एकदम सही था, तो इसके लिए ये देखा गया, प्रयोग किया गया कि तीव्रता और तरंगदैर्घ्य में संबंध क्या है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। यदि तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता अगर बढ़ेगी, ज्यादा होगी, तो तरंगदैर्घ्य कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये बोला गया कि जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होगी उसके लिए तीव्रता अर्थात प्रकाश का परिकिरण बहुत ज्यादा होगा। सीधी सी बात यही है। अगर तीव्रता, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलता है? तीव्रता अगर बढ़ानी है हमें, तो तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए? लैम्डा की वैल्यू तरंगदैर्घ्य अगर कम होगी तो तीव्रता बढ़ेगी अर्थात परिकिरण की मात्रा भी बढ़ेगी, और जब तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो तीव्रता की मात्रा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि लघु तरंगदैर्घ्य के प्रकाश, जिनकी तरंगदैर्घ्य कम है, लघु तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए प्रकाश का जो परिकिरण है वो क्या होता है? अधिक होता है। परिकिरण को मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो बोलते हैं फैलाव, प्रकाश का फैलाव होना। अब कैसे? तो ये प्रकाश के परिकिरण के बारे में बताया। यहां पर एक स्टेटमेंट हो गया, रेले ने एक कंडीशन रखी थी। कंडीशन क्या रखी कि किसी भी सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश का परिकिरण अगर तभी हो सकता है जब उस आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य धूल के कणों या आयनों के आकार के बराबर या फिर उससे कम हो। उसका आकार, जो धूल के कणों का आकार है, वो तरंगदैर्घ्य से क्या होना चाहिए? या तो बराबर हो, तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए। तो कंडीशन ये रखी कि धूल के कणों या आयनों का आकार जिसको किससे डिनोट किया गया? ए से डिनोट किया गया, इज वेरी लेस देन लैम्डा या फिर इक्वल। ये भी मान लेते हैं कि इसके इक्वल या लेस देन है, वो होना चाहिए लगभग लैम्डा के बराबर या फिर ए इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा। ये कंडीशन रखी कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से आयनों का आकार कम होना चाहिए या उसके बराबर होगा, तभी रेले का परिकिरण संभव है, अन्यथा रेले का परिकिरण संभव नहीं होगा। तो ये कंडीशन रखी थी और यहां से बताई थी। तो लघु तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए परिकिरण ज्यादा होगा। परिकिरण का मतलब फैलाव। तो हम रियल लाइफ में आते हैं। अगर सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश आएगा तो कितने रंगों में विभाजित होगा? 7 रंगों में। 7 रंगों में विभाजित होगा। तो कौन कौन से? VIBGYOR, विब्जियो। क्लियर? अब यहां पर तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है? लैम्डा बी की कम होगी, फिर लैम्डा आई, फिर लैम्डा बी, फिर लैम्डा जी और फिर लैम्डा वाई, फिर ओ। ऑरेंज रंग इनकी चलती रहेगी, सबसे ज्यादा रेड की होती है। तो ध्यान देना, सूर्य ऊपर है, सूर्य से प्रकाश चला और 7 रंग निकल के धीरे धीरे चल रहे हैं। तो उनमें लाल कलर सबसे फास्ट चल रहा है और सबसे धीमे कौन चल रहा है? क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम दूरी यही तय करेगा, वायलेट रंग। तो बैंगनी रंग धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है, तो उसका क्या भी हो रहा है? उसकी तरंगदैर्घ्य कम है तो परिकिरण होगा, प्रकाश का फैलाव होगा। तो जैसे जैसे बैंगनी रंग आ रहा है वो फैलता हुआ जा रहा है, और एक निश्चित स्थिति ऐसी आती है कि आकाश में वो पूरा का पूरा बैंगनी रंग फैल जाता है। तो आकाश में सबसे पहले कौन सा रंग फैल गया?
बैंगनी, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य कम है और लघु तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होगा तो उसके लिए प्रकीर्णन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, फैलाव हो गया। अब बैंगनी रंग से ज्यादा क्या होती है, इंडिगो जामुनी रंग। तो बैंगनी रंग ऊपर फैल गया, जामुनी रंग थोड़ा नीचे आ गया और नीचे फैल गया। तो ऊपर तो बैंगनी फैल गया और उसके बाद में जामुनी। अब हम कहां खड़े, नीचे। ऊपर से तो हम देख नहीं सकते, नीचे से देखेंगे तो बैंगनी यहां फैला और जामुनी यहां फैला, हमें कौन सा रंग दिखेगा, जामुनी। फिर जामुनी के बाद में अगर आए तो कौन सा रंग फैलता है, नीला। तो जामुनी फिर नीला रंग थोड़ा सा और पहुंचा, नीला रंग यहां पर फैल गया। तो अब कौन कौन से कलर ढक गए, अगर नीचे से देखें तो हमें नीला दिखेगा, जामुनी और बैंगनी तो उसके अंदर फिट हो गया ना, वो दिखेगा नहीं। बाकी रंगों की तरंगदैर्घ्य, नीले रंग और ग्रीन, येलो और ऑरेंज, रेड, इनकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण ये प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं और हमारी आंखों की रेटिना पर आपतित हो जाते हैं। इसलिए इन रंगों के प्रतिबिंब तो हमारी आंखों पर बन जाते हैं, परंतु जैसे जैसे पहुंचता है तो वो नीले रंग की तरंगदैर्घ्य इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो हम तक पहुंच पाती, वो आकाश तक तो आ जाती है, फिर फैल जाता है। तो ये फैलने के कारण बैंगनी और जामुनी भी फैल जाता है, लेकिन वो नीले रंग के पीछे छुप जाते हैं और हमें वो फैलाव हुआ रंग कौन सा दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है। यही कारण होता है कि सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश के कारण ही, उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें बादल कैसे दिखाई देते हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नीला मतलब स्काई टाइप में वो थोड़ा सा हल्का नीलापन लिए हुए, उसमें बैंगनीनेस भी होती है, जामुनी टाइप भी मिक्स रहता है, तो वो मिक्सचर दिखता है तो ज्यादातर नीला रहता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य के प्रकाश होने के कारण प्रकीर्णन की तीव्रता बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ने के कारण नीला रंग फैल जाता है और हमारी आंखों की जो सुग्राह्यता है वो नीले रंग के प्रति होगी, नीले रंग के प्रति बैंगनी और जामुनी की तुलना में ज्यादा होती है। इस कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये था प्रकीर्णन की घटना, और यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका आंसर आप दे सकते हो आराम से, क्यों दिखाई देता है ये मैंने बता दिया। फिर एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में मैंने आपको ये बात बताई थी कि सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले दिन में कितने मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का, 2 मिनट का सुबह और 2 मिनट का शाम को, बताया था ना। तो वहां पर तो अंतर बताया था, लेकिन यहां पर हम सूर्य के प्रकाश की कुछ घटनाएं पढ़ रहे हैं। तो जब सूर्य सुबह उगता है, उदय होता है, तो इस साइड पूर्व दिशा में, तो वो हल्का लालीपन लिया हुआ रहता है। लालीपन मतलब उसमें लाल लाल दिखता है, वो लाल भी नहीं होता है, उसको रक्ताल बोल सकते हैं, मतलब लाल के जैसा, जिसको किरमजी लाल बोलते हैं, किरमजी लाल रंग बोलते हैं। तो सूर्योदय के समय और जब सूर्यास्त होता है तो उस समय देखना सूर्य के आसपास लाल रंग फैल जाता है, लालिमा नहीं होती। तो वो लालिमा क्यों आती है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों? तो एक लाइन में इसका आंसर होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन है तो वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। सूर्य से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना वो पढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, किरमजी लाल कैसे होता है। देखो ध्यान से, मान लो ये पृथ्वी की सतह, इस पृथ्वी की सतह की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर अगर यहाँ पे दर्शक होगा तो ये वाली कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली एक क्षैतिज मानते हैं इसको। वहां पर भी मैंने आपको बताई थी पूर्णांतरिक परावर्तन में, आई बटन में जाके देख सकते हैं आप, वो वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरे रेव टेस्ट की प्लेलिस्ट है, कम से कम उसमें 25 से 26 वीडियोस हैं इस चैप्टर के पूरे फुल डिटेल से बताए हुए, तो आप जाके एक एक को देखिए और पढ़ना। तो यहाँ पर आप ये मान लो क्षितिज है, क्षितिज रेखा, सूर्य दोपहर के समय, सूर्य सुबह, दोपहर और शाम को, उसकी स्थिति आप रियल लाइफ में देखो। मान लो आप यहाँ पे हो, दोपहर में खड़े हो, तो सूर्य आपके सर पे होगा, ऊपर जस्ट सर पे होगा, तो सूर्य की स्थिति कहां पर रहेगी, ये वाला सूर्य होगा, सन होगा इस तरीके से, क्लियर है, सन। इस स्थिति में दर्शक के ऊपर की दूरी ये हो जाएगी। शाम के समय ये यहां चला जाएगा, तो सूर्य शाम के समय मान लो यहां पहुंच गया, इस तरीके से सन। इस स्थिति में दर्शक से इसकी दूरी, और सुबह के समय सूर्य यहां पर होगा, तो इस स्थिति में दर्शक से सूर्य की दूरी। तो देखो सुबह और शाम के समय सूर्य के प्रकाश को दर्शक या पृथ्वी तक पहुंचने के लिए अधिक मार्ग तय करना पड़ता है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि
दोपहर के समय हमारे सर पे खड़ा रहता है, सर पे खड़ा है तो ये दूरी क्या होगी, घट गई। अब दूरी घट गई तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को यहां तक पहुंचने के लिए कम मार्ग तय करना पड़ेगा, उनकी तरंग दैर्ध्य वैसे भी लाल रंग की ज्यादा होगी तो तुरंत जल्दी से पहुंच जाएगा, टाइम कम लगेगा। जल्दी से पहुंच जाएगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं हो पाएगा। क्या नहीं होगा, प्रकीर्णन। जबकि सुबह सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए अधिक मार्ग तय करना होगा, और अधिक मार्ग तय करने पर जो नीला रंग होता है वो पहले ही प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य इतनी नहीं हो पाती। परंतु लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक तो होती है, और अधिक होने के कारण ये पृथ्वी तक पहुंच तो पाता है, और पहुंच पाने के साथ साथ में लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो बहुत कम मात्रा में हो जाता है। प्रकीर्णन होने के कारण यहाँ पे लाल रंग थोड़ा सा फैला हुआ दिखाई देता है। देखो प्रकीर्णन का मतलब बहुत कम होता है, पूरा नहीं हो रहा। अगर पूरा प्रकीर्णन होता तो आकाश भी लाल हो जाता पूरा, ये ध्यान देना। बहुत कम प्रकीर्णन होने के कारण सूर्य के आसपास का एरिया थोड़ा सा वो हमें लाल दिखाई देता है, और यही एग्जैक्ट होता है। देखना आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जब सूर्य उगता है तब उसके आसपास ही लालिमा रहती है, और सूर्यास्त होता है तो उसके आसपास की लालिमा होती है यहाँ पर, उसका कुछ भाग हमें लाल लाल किरमजी लाल दिखाई देता है। तो यही रीजन है, इस कारण हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरमजी लाल दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को अधिक मार्ग तय करना पड़ता है, जिसके कारण लाल रंग का बहुत कम मात्रा में प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और ये हमें आसपास सूर्योदय और सूर्यास्त के समय स्मॉल थोड़ा सा हल्का सा लाल रंग का दिखाई देता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल से आपको ये टॉपिक्स बताए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे आएगा। हमारी क्लासें हैं वो मंडे टू सैटरडे डेली आती हैं, संडे को ऑफ रखते हैं, क्योंकि 6 दिन का आपके पास जो वर्कलोड होता है वो आपको संडे इसीलिए फ्री छोड़ा जाता है, ताकि आप उस 6 दिन के वर्क को एक बार एनालिसिस कर सको संडे के दिन कि कितना पढ़ा दिया, किस तरह से क्या चल रहा है, क्लासें क्या चल रही है। तो आप डिटेल से देखते रहिए, और तो आपको बताइए क्या करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। कोई भी स्कूल, कोई भी कोचिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो, आप अपने फ्रेंड्स की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियोस के कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पहुंचा सकते हैं। हमारी स्टडी किस तरह से चल रही है उसका बेनिफिट वो भी